अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर लेकर आया हूँ आज आपके लिए अगेन 5वां लेक्चर है वेक्टर्स का, वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स का। 2.13 से आज न्यूमेरिकल्स का आगाज़ करेंगे। 2.13 में जो न्यूमेरिकल है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F which is equals to I minus 2j passes through a point whose position vector is minus j plus k. Find the moment of F about the origin. ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि ओरिजिन से ठीक है, ये जो सेंटर है या ओरिजिन है, ये मेरे पास एक डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। मैं इसे आर वेक्टर कह रहा हूँ, जिसकी पोजीशन वेक्टर माइनस जे प्लस के है। ठीक है, ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। इस पर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगा लेते हैं, फोर्स लगाई ऊपर की जानिब। ठीक है, लेट सपोज मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और फोर्स का जो वेक्टर है वो है I माइनस 2j। ओके, उन्होंने कहा है फाइंड, ए पार्ट है फाइंड द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द ओरिजिन, यानी जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पर जो टॉर्क आएगा, जो रोटेशन होगी, मैंने वो फाइंड करनी है। तो टॉर्क मैं जानता हूँ, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी और ये आती है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के। और क्रॉस प्रोडक्ट में आसान तरीका, क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का बहुत आसान तरीका डिटर्मिनेंट मेथड है, यानी आई जे और के। डिटर्मिनेंट मेथड से मैं बड़े आराम से प्लस माइनस प्लस का फार्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकता हूँ। आर का जिक्र पहले है, लिहाजा मैं यहाँ पर आर की वैल्यू को पहले लिखूँगा। आर की वैल्यू है 0, बिकॉज अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कहीं आई का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है 0 आई है। तो आई के नीचे मैंने 0 लिखा, जे के नीचे मैं जे की वैल्यू लिखूँगा विच इज़ इक्वल्स टू -1, और के की जगह के की वैल्यू लिखूँगा विच इज़ इक्वल्स टू 1। अब एफ़ का जिक्र करना है, बिकॉज एफ़ बाद में है, तो आई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1, जे की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -2, और के की वैल्यू चूँकि यहाँ पर के नहीं है, लिहाजा के की वैल्यू मैं यहाँ पर 0 लिखूँगा। ठीक है, तो ओके, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस आई लिखूँगा, प्लस आई। और जब मैं प्लस आई को लिखता हूँ तो मैंने ये कॉलम और ये रो नहीं लिखने, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास ये बचेगा। इसी चीज़ को मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो -1, 1, -2 और 0 बच रहा है मेरे पास। ओके, तो मैं यहाँ पर -1, 1, -2 और 0 लिख रहा हूँ। फिर -j लिखूँगा, -j, ये रहा माइनस, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है प्लस माइनस प्लस का। तो यहाँ पर मैंने -j लिखा, लेकिन जब -j लिख रहा हूँ तो इस कॉलम और इस रो को नहीं लिखना। मेरे पास क्या बचा, 1, 0, 1, 1 और 0, ऐसे ही है ना। ओके, तो मैं लिखूँगा 0, 1, 1 एंड 0, और फिर प्लस के लिखूँगा, प्लस के लिख दिया मैंने। और प्लस के जब लिखूँगा तो इस रो को और इस कॉलम को नहीं लिखना मैंने, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर लिखूँगा 0, -1, 1 एंड -2। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई इंटू फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट को लिखूँगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, खुद से माइनस लगाऊंगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1s are 2। -j लिखूँगा, फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, -1 1s are 1।
फिर प्लस के लिखूँगा और फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट 0 है, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा मेरे पास, और यूं मेरे पास पहले पार्ट का आंसर आने लगा है, विच इज इक्वल्स टू 2i माइनस माइनस प्लस जे एंड प्लस के हेट। ये है मेरे पास मोमेंट ऑफ एफ या टॉर्क अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट मेरा ये वाला फाइंड कर लिया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं। द मोमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट ऑफ विच द पोजीशन वेक्टर इज आई प्लस के। ओके, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ओरिजिन से एक और वेक्टर भी चल रहा है, ओरिजिन से एक और वेक्टर भी चल रहा है। ओके, इस वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस के। तो अगर इस वेक्टर पर मैं फोर्स लगाऊं तो रोटेशन क्या होगी? मैंने वो टॉर्क फाइंड करना है, लेकिन मसला ये है कि मैं फोर्स तो इस वेक्टर पर लगा रहा हूँ, टॉर्क इस वेक्टर पर लगने वाली फाइंड कर रहा हूँ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ के बीच में एक वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो मैं फाइंड कर सकूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फार्मूला R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, बिकॉज R2 है ये, R2 में से ये R1 है, R1 को माइनस करूँगा तो मेरे पास ये R आ जाएगा। इसको और इस फोर्स की प्रोडक्ट को मैं यूज़ करूँगा और मेरे पास यहाँ पर मौजूद जो टॉर्क है वो आ जाएगा। तो पहले तो R2 माइनस R1 कर लेता हूँ मैं। R2 मेरे पास है माइनस जे प्लस के R आ जाएगा मेरे पास, याद रखना। ठीक है, तो मेरे पास R आ जाएगा जो कि बराबर है माइनस जे प्लस के। सब्ट्रैक्ट करूँगा R1 को, R1 है I प्लस के। अब मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ तो मेरे पास R वेक्टर आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस जे प्लस के माइनस आई और माइनस प्लस माइनस के, प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएगा। ऑर्डर में अगर मैं लिखूं तो पहले आई आना चाहिए, तो मैं पहले ऑर्डर में माइनस आई और फिर माइनस जे लिख देता हूं। ये मेरे पास वेक्टर आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विच इज इक्वल्स टू माइनस आई माइनस जे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर फिर से टॉर्क फाइंड करने की कोशिश करूँगा। टॉर्क यानी आर क्रॉस एफ बराबर होगा आई जे के, और आर की जगह आर की वैल्यू -1 और 0। एफ की जगह सिंपल एफ की वैल्यू ही लगेगी। एफ की वैल्यू 1 -2 और 0 थी। ठीक है, ओके, प्लस माइनस प्लस फार्मूला चलेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू, मैंने आपको पहले भी बताया था कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं प्लस आई को लिखूँगा तो इस कॉलम और इस रो को नहीं लिखूँगा, मेरे पास बचेगा -1 0 -2 एंड 0। ओके, -1 0 -2 एंड 0, फिर माइनस जे लिखूँगा और माइनस जे लिखूँगा तो फिर मेरे पास बचेगा -1 0 1 एंड 0। बहुत गलत जगह पे यूज़ किया है मैंने इसको मैं कट करता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, और फिर मैं लिखूँगा प्लस के, प्लस के जब लिखूँगा तो इस कॉलम और इस रो को नहीं लिखना। इसके अलावा मेरे पास क्या बचेगा, -1 1 और -2। ठीक है, ओके, अब मैं सिंपली इसको सॉल्व करता हूँ। आई
into first diagonal की product which is equals to 0 minus second diagonal की product which is equals to 0 minus j into first diagonal की product which is equals to 0 and minus second diagonal की product which is equals to 0 plus k hat into फर्स्ट डायगोनल की प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 1 2 खुद से माइनस करूंगा बट इस माइनस की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा 1 1 1 और आपके पास स्टार्क ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, सिर्फ आया आपके पास 3k और यूं आपके पास वेक्टर क्रॉस एफ टॉर्क आ गया सेकंड पार्ट का भी, ठीक है, यानी इस पार्ट का भी आपके पास टॉर्क आ गया। उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ आई होगी, नहीं आई बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 603 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली में डॉट प्रोडक्ट पहला आया है, लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, और चूंकि क्रॉस प्रोडक्ट बाद में आया है लिहाजा इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ दो वेक्टर्स की, तो दो वेक्टर्स कौन से होंगे? लेट सपोज ये दोनों वेक्टर्स मेरे पास ए और बी हैं, तो एक वेक्टर मेरे पास ए आ गया और दूसरा वेक्टर मेरे पास बी आ गया। याद रहे मैंने डॉट प्रोडक्ट लेनी है तो उसके लिए डॉट लगाऊंगा जो कि बराबर होती है ए बी कॉस थीटा की, ठीक है, ओके। और जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ इन्हीं दो वेक्टर्स की जो कि है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बराबर होगा ए बी साइन थीटा की, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इक्वल की इस तरफ जो रकम होती है वो मैग्नीट्यूड होती है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ऐसे ही है ना। और डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का वो कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है, यानी आपके पास जो मैग्नीट्यूड है डॉट प्रोडक्ट का जो कि है ए बी कॉस थीटा, वो कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड का दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का आंसर है 6√3, तो 6√3 लिख लेते हैं। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी साइन थीटा है, और उनके क्वेश्चन के मुताबिक इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये कह रहे हैं बराबर है 6 के। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 6 के बराबर है और डॉट प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 6√3। तो एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करने के लिए मैं सिंपली ए बी साइन थीटा, देखो मैं इस ए बी साइन थीटा को डिवाइड करूंगा इस ए बी कॉस थीटा से, ए बी कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा। लेकिन जब मैं ऐसे करूंगा तो इनकी वैल्यूज को भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 6/6√3। ए बी से मैं जानता हूं ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। और अगर मैं इन्वर्स लूँगा टेन इन्वर्स 1/√3, जाहिर है अगर 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा। जैसे ही मैं इसका आंसर लेने की कोशिश करता हूँ कैलकुलेटर से, तो 10 इन्वर्स √3 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ठीक है। तो ये मेरे पास 30 डिग्री आ जाएगा, और यही उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम, और हमने बता दिया कि ये एंगल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी आपको बात। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 2.15 की बात कर रहा हूँ। the load line of 10 Newton is the load of a 10 Newton is suspended from a cloth line.
This distorts the line so that it makes an angle of 15 degree with the horizontal at each end. Find the tension in the cloth line. ओके, मैं इसे आसान लफ्ज़ों में किस तरह से बयान करूँगा कि हम इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि आपकी मम्मी आपके लिए आपकी शर्ट को धो देती हैं, ठीक है, आपकी शर्ट को धोती हैं और इस क्लॉथ लाइन पर लटका देती हैं। ये जो रस्सी है जिसमें आपके घर में कपड़े सुखाए जाते हैं अमूमन, ये मैंने एक रस्सी ले ली और इसके ऊपर आपकी शर्ट को लटका लेते हैं। तो शर्ट को लटका लेते हैं, कैसे लटकाएंगे? ओके, ये आपकी शर्ट को हमने लटका लिया, ठीक है, लेकिन ट्रू पिक्चर नहीं है ये, क्योंकि जब मैं 10 न्यूटन बकौल लोड कितना है 10 न्यूटन है, तो जब मैं 10 न्यूटन के लोड को लटकाऊंगा तो पिक्चर ऐसे नहीं होगी बल्कि वो डिस्टोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ओके, मैं अगेन उसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इस जैसे ही मैं लोड लटकाऊंगा असल में वो बेंड हो जाएगी, असूलन ऐसे ही होना चाहिए, है ना। वो बेंड हो गई और हर साइड पर उसने एंगल बनाया 15 डिग्री, यहाँ पर भी 15 डिग्री बनाया और यहाँ पर भी उसने 15 डिग्री बनाया। अगर दोनों तरफ एक ही एंगल बनाया, इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स पर जो टेंशन है वो सेम है, यानी ये जो ऊपर की तरफ टेंशन होगी और यहाँ पर ऊपर की तरफ, याद रहे वेट के टेंशन वेट के हमेशा अगेंस्ट होती है। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आई मैं उसे कह रहा हूँ T1 और इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आई मैं उसे कह रहा हूँ T2। चूँकि एंगल्स सेम है लिहाजा T1 बराबर होगी T2 के और मैं इसे कहूँगा T, ठीक है। कब? जब मैंने एक लोड को लटका दिया और वो है 10 न्यूटन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, वेट की जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड होती है, वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है और टेंशन हमेशा वेट के अगेंस्ट होती है। ये बात बिल्कुल ऐसे जैसे एक ले लेते हैं हम घर, और घर की चौथी मंजिल पर आप हो गए और आपका छोटा सा भाई हो गया, ठीक है, वो नीचे गिरने लगा तो अचानक आपने बढ़कर उसे पकड़ लिया, ठीक है। अब बच्चे का वेट किस तरफ है जी? यस, डाउनवर्ड है। क्यों? बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन आपके बाजू में जो टेंशन है वो अपवर्ड हो जाएगी, है ना। तो वेट के अगेंस्ट होगी। अच्छा, कितनी होगी? जितना वेट होगा। अगर छोटा बच्चा है तो आपके बाजू में जो तनाव है वो ज़रा कम आएगा, टेंशन कम आएगी, लेकिन अगर बच्चा बड़ा हुआ तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा और अगर वेट ज़्यादा हुआ तो जो आपके बाजू में तनाव है, जो आपके बाजू में टेंशन है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ऐसे ही है ना। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, मैं असल क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। देखो इसमें गौर से देखो, सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस आर इक्वल टू 0, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं लग रही, ना तो कोई फोर्स इधर लग रही है ना ही कोई फोर्स इधर लग रही है, बल्कि वर्टिकल फोर्सेस लग रही है। वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और टेंशन की डायरेक्शन है अपवर्ड। तो मैं ये कहूँगा कि याद रहे सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस मस्ट इक्वल्स टू 0। ये है इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन, है ना। तो वाई एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस को देख लेते हैं। वेट और फोर्सेस याद रहे, अगर हम वर्टिकल की बात करेंगे तो साइन थीटा की बात करेंगे। तो T1 साइन थीटा प्लस T2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू वेट। वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन थीटा लगता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा लगता है। ये हमारी बात
कई दफ़ा हो चुकी है इस चैप्टर में, लिहाजा मैं उसे यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, मैंने ये कहा कि जहाँ पर T1 है वहाँ या T2 है वो सब के सब चूँकि बराबर हैं, लिहाजा मैं उन्हें T कह रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा T साइन थीटा प्लस T साइन थीटा, T2 को भी T साइन थीटा ही कह रहा हूँ, उसकी बजाय ये दोनों T1 और T2 बराबर है। ओके, मेरे पास हो गए 2T साइन थीटा, है ना, 2T साइन थीटा हो गए ना, इज इक्वल्स टू W। ओके, तो मुझे टेंशन चाहिए, टेंशन के लिए W ओवर 2 साइन थीटा, T इज इक्वल्स टू, इंस्टेड ऑफ W राइट 10 न्यूटन, बिकॉज वेट कितना है 10 न्यूटन, और 2 साइन थीटा में साइन और थीटा की जगह लगा दूंगा मैं 15 डिग्री। ठीक है, जस्ट आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जैसे ही आप सॉल्व करते हैं आंसर आ जाता है 19.3, टेंशन के यूनिट्स होते हैं न्यूटन। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं आई कोई बात नहीं, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी गिवन है, व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कमेंट्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं काइंडली आप इन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होगा। और अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।